नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पे वेलकम करता हूं। मैं आपका क्लास 12 फिजिक्स का एजुकेटर हूं और मैं इस समय पढ़ा रहा हूं आपको एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6। आज चैप्टर नंबर 6 का तीसरा लेक्चर है। बचे हुए 2 वीडियो आपको अपलोड कर दिए गए हैं। आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। चलिए आज इसकी हम एक समझ डेवलप करेंगे। देखिए, कल मैंने क्या बताया था आपको। कल हमने आपको बताया था कि स्वप्रेरण के बारे में कुछ चीजें आपको बता दी थी, लेकिन थोड़े बहुत रिलेशंस बच गए थे। तो आज हम इसको भी तो देखेंगे ही, लेकिन इसके पहले जो सेल्फ इंडक्शन में स्वप्रेरण में जो बातें छूट गई हैं उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आज कवर होगा, बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिए, हम आज इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे स्वप्रेरण मैंने आपको बताया क्या था कि जब किसी मान लो कोई सर्किट है, कुंडली उस पर लगा हुआ है, धारा नियंत्रक के द्वारा धारा के मान को परिवर्तन करते हैं तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अगर प्रेरित धारा या प्रेरित वैद्युत वाहक बल जिसमें धारा मुख्य धारा बह रही है, अगर उसी धारा मतलब उसी कुंडली में उसी सर्किट में यदि प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है तो हम ऐसे प्रेरण को स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्शन कहते थे। कल इसके बारे में हमने आपको बताया था। आज देखिए उनके बारे में कुछ संबंधों को देखेंगे। तो आप सब लोग हेडिंग डाल दीजिए स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। इस टॉपिक को भी देखेंगे, ये आज का मेन टॉपिक है, हम इस पे चर्चा करेंगे। पहले हम स्वप्रेरण के जो बचे हुए चीजें हैं उनको देख लें, फिर उसके बाद आज की पूरी क्लास इसी पर होगी। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग। लिखिए स्वप्रेरण गुणांक, सब लोग हेडिंग लगाएंगे। स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व, अब देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और यह हम इसको सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। अब आइए इस बात को समझेंगे क्या होता है। देखिए यहां पे लिखेंगे यदि कुंडली में, यह हम इस बात को लिखेंगे। चलिए इस बात को समझते हैं और स्वप्रेरकत्व गुणांक क्या है इसके बारे में भी एक भूमिका बनाएंगे। लिखेंगे माना कि किसी कुंडली में, अब आप लोग लिखना शुरू करिए, माना कि किसी कुंडली में, माना कि किसी कुंडली में क्या वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। आगे लिखेंगे तथा धारा के कारण कुंडली के, तथा धारा के कारण कुंडली के, धारा के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध, कुंडली के प्रत्येक
फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाइवी है। चुंबकीय फ्लक्स को हमने क्या ले लिया है, फाइवी है। चुंबकीय फ्लक्स कितना है, फाइवी है। अब आगे देखिए, यदि हम फेरों की संख्या, यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या कैपिटल एन मान लें, यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या कितना हमने ले लिया, कैपिटल एन ले लिया, तो कुंडली में कुल फ्लक्स की संख्या, तो यहां आप लिखेंगे तब कुंडली में कुल फ्लक्स की संख्या, या कुल फ्लक्स, तब कुंडली में कुल फ्लक्स कितना होगा, एन फाइवी हो जाएगा, क्योंकि यह नंबर ऑफ टर्न हो गया और फाइवी आपकी चुंबकीय फ्लक्स है, एन फाइवी है। अब आगे लिखेंगे, यह संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा, लिखेंगे यह संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है, आई के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहां से बच्चों क्या मिला, देखिए यहां पे कोई कुंडली है, अब बताया था मैंने कुंडली में जो फ्लक्स है वो कितना है, फाइवी है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या एन है तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन फाइवी हो जाएगा। और ऐसा देखा गया कि एन फाइवी जो है प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। यहां पे क्या लिखेंगे कि एन फाइवी जो है वो अनुक्रमानुपाती किसके है, आई के। आपको पता है कि जब कभी भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेकर आते हैं, और यही कांस्टेंट हमारा क्या कहलाएगा, यही आपका जो नियतांक है कहलाएगा स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। यहां पे लिखेंगे जहां कैपिटल एल एक नियतांक है, कैपिटल एल क्या है, नियतांक है, जिसको स्वप्रेरकत्व कहते हैं, जिसको स्वप्रेरण गुणांक या जिसको स्वप्रेरण गुणांक व स्वप्रेरकत्व कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई L बराबर कितना है, तो L बराबर आप कहेंगे कितना आ जाएगा, N फाइवी अपॉन I के बराबर होती है। तो बच्चों यही है L क्या है, आपका स्वप्रेरकत्व गुणांक होती है। कैसे हमने निकाला कि N फाइवी अनुक्रमानुपाती I होता है। N फाइवी बराबर जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम लेके आएंगे, कांस्टेंट हमने L लेकर के आया, तो यहाँ से N फाइवी बराबर Li हो गया, जहां पे L क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम स्वप्रेरण गुणांक व स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो मैं यहां से पूछूं L बराबर कितना है, तो L बराबर आपका आ गया N फाइवी अपॉन I होता है। क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। चलिए अब इसके बाद यदि हम
इसके मात्रक की तरफ बढ़ें, वैसे इसका मात्रक तो हेनरी होता है, आप लोग लिख लीजिए इसकी यूनिट कितनी होती है। इसका एसआई मात्रक लिख लें हेनरी होता है, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक कितना होता है, हेनरी, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, होता है। हेनरी होता है। क्लियर है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए हम यहां पे लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद एक हेडिंग आप लोग लिखेंगे, तब आगे हम समझ बनाते हुए चलेंगे। यहां तक हो गया? चलिए अब इसको हम प्रेरित वैद्युत वाहक बल से संबंधित करके देखेंगे तो कैसे होता है। आइए इस बात को समझते हैं। चलिए इस बात को देखते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ लिखेंगे, अच्छा एक चीज हम जानते हैं कि अगर कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो E किसके बराबर होता है, -n d∅b बटा dt के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि कुंडली में धारा के विपरीत, यहाँ पे लिखेंगे आगे, यदि कुंडली में धारा के विपरीत, यदि कुंडली में धारा के विपरीत या धारा के परिवर्तित करने से उत्पन्न होने वाला, धारा के परिवर्तित करने से, धारा के परिवर्तित करने से उत्पन्न होने वाला वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है, आप जानते हैं E is equal to -n d∅b बटा dt होता है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक चीज मैंने अभी भी आपको बताया कि जो ∅b है, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E बराबर माइनस में ब्रैकेट में लिख दिया, n को अंदर हम कर देंगे तो n ∅b अपॉन dt हो गया, n ∅b अपॉन dt हो गया। लेकिन अभी मैंने आपको सिखाया कि n ∅b बराबर किसके होता है, Li के। किसके होता है, Li के। तो आप यहां पे रखेंगे तो E बराबर कितना आ गया बच्चों, माइनस में Li इन ब्रैकेट में dt। तो यल कांस्टेंट है, आप यल को बाहर ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, -L di/dt होता है, ये संबंध होता है। ठीक है, तो EMF और L के बीच में क्या संबंध है, E इज इक्वल टू -L di/dt होता है। मैं यहां से L बराबर यदि पूछूं तो आप कहेंगे L बराबर -E अपॉन di/dt होता है। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये संबंध भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है आपके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ओके, अब देखिए यहां पे एक बात यहां पे लिखते हैं,
यदि धारा का परिवर्तन का दर, यदि धारा के परिवर्तन का दर तथा अगर यदि धारा परिवर्तन का दर कितना हो जाए, एक हो जाए, कितना हो जाए, एक, जो आपका di/dt है वो 1 हो जाए, तो उस कंडीशन में यल जो होता है आपका स्वप्रेरकत्व वो प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। तो इस बात को लिखेंगे संख्यात्मक रूप से, मतलब वहां पे माइनस साइन आप नहीं लेंगे। देखिए यहां पे लिखेंगे, इसके आगे लिखिएगा जहां तक हमने बताया था, उसके आगे लिखेंगे कि यदि di/dt बराबर कितना हो जाए बच्चों, एक, तब आपका यल किसके बराबर हो जाएगा, E, लेकिन किसमें, संख्यात्मक रूप से, मतलब हम माइनस साइन को वहां पे नहीं लेंगे, मॉड लेके करेंगे, संख्यात्मक रूप से। कैसे, संख्यात्मक रूप से, ठीक है। अब इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे अतः किसी कुंडली, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल के, उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल को आप EMF लिख लीजिए, उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, उस संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, धारा परिवर्तन की दर एकांक, धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है, एकांक होने पर उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। तो बच्चों इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। लिखेंगे लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, अगली हेडिंग है अपनी। लिखेंगे, हेडिंग लगा लेंगे आप लोग, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। हेडिंग लिखिए, लंबी परिनालिका, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। इसको इंग्लिश में लिखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग
लॉन्ग सोलेनाइड। ठीक है, चलिए इसकी समझ एक बनाते हैं हम लोग। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कोई अगर सोलेनाइड अगर है, उसके अंदर सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? तो आप कहेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है। किसी भी सोलेनाइड के भीतर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछें तो कितना होता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है। तो यन क्या था ये? मैं पूछूं स्मॉल यन क्या है? यहाँ फेरों की संख्या नहीं है, फेरों की संख्या प्रति एकांक की लंबाई होती है। मतलब B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L I होता है। ये बात ध्यान दे है कि नहीं आप? ये चीज आप ध्यान देंगे। इस चीज को यहां ध्यान देंगे तो यहां पे किसके बराबर होता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L I के बराबर होता है। इस चीज को आप लोग लिखिए, हेडिंग आप लोग लगा दीजिए। चलिए समझ बनाते हैं इसको। अब देखेंगे इसका सेल्फ इंडक्टेंस कैसे हम निकालेंगे। लिखेंगे माना एक लंबी वायु प्रोड, इसके आगे लिखेंगे हम सब, लिखेंगे माना एक लंबी वायु क्रोड परिनालिका की लंबाई स्मॉल l है। परिनालिका की लंबाई स्मॉल l है। तथा परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A है। तथा परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A है। परिच्छेद कितना ले लिया हमने? कैपिटल A। इसमें सटे फेरों की संख्या तथा इसमें सटे फेरों की संख्या तथा इसमें सटे फेरों की संख्या स्मॉल n है, सॉरी कैपिटल N है, तब प्रति एकांक लंबाई कितना होगा? N अपॉन L होगा। N अपॉन L होगा। माना परिनालिका में वैद्युत धारा, माना परिनालिका में वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। I प्रवाहित हो रही है, तब परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र तब परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र देखो, अगर मेरे पास कोई सोलेनोइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितनी है? N अपॉन L है, लंबाई L है, इसके भीतर I करंट है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के सोलेनोइड के भीतर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट N अपॉन L I के बराबर होगा। इतनी बात से सहमत है? कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? तब
चुंबकीय फ्लक्स किसके बराबर होता है बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं चुंबकीय फ्लक्स किसके बराबर होता है तो आप कहेंगे कि फाई बी इज इक्वल टू बी ए होता है। कितना? फाई बी इज इक्वल टू बी ए, तो बी बराबर ए है, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? तब चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर बच्चों कितना होता है? बी ए। तो यहां से कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन ए आई अपॉन एल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? आगे लिखेंगे। अब देखिए परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स किसके बराबर होगा? मैंने आपको बताया था कि जब आपको सेल्फ इंडक्टेंस में कि यन फाई बी बराबर ही कितना होता है? एल आई। तो वहां से हम निकाल सकते हैं इंडक्टेंस। कैसे निकलेगा? अब यहां पे लिखेंगे परिनालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, यहां पे लिखेंगे या ऐसा लिख दीजिए कि परिनालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स है किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? एन फाई बी। एन फाई बी के बराबर होता है। तो यहां से हम कैसे लिख सकते हैं इसको? एन फाई बी बराबर आपका कितना है? तो आप कहेंगे कैपिटल एन, और फाई बी आपका किसके बराबर है? तो आप कहेंगे म्यू नॉट एन अपॉन एल ए आई। ए होगा कि नहीं होगा? यन के स्थान पे यन है और फाई बी के प्लेस पे कितना लिखेंगे? म्यू नॉट एन ए आई अपॉन एल लिख दिया हमने। अब देखिए यहां से यन मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यन से यन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? एन फाई बी अपॉन, ऐसे लिखिए, एन स्क्वायर म्यू नॉट ए आई अपॉन एल होगा कि नहीं होगा? है? तो यहां से देखिए अगर हम पूछे तुलना करें किसकी? इंडक्टेंस की। तो एक चीज हम जानते हैं कि यल इज इक्वल टू, यहां पे लिख रहे हैं, हम जानते क्या है कि यल इज इक्वल टू, यल किसके बराबर होता है बच्चों? एन फाई बी अपॉन एल। एन फाई बी अपॉन एल होता है कि नहीं? तो उसी तरीके से एन फाई बी अपॉन यल नहीं, आई होता है। एन फाई बी अपॉन आई होता है। अब एन फाई बी की वैल्यू यहां पे रख दो आप, कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर म्यू नॉट ए आई अपॉन आई, म्यू नॉट एन, यहां पे एल भी है तो आई से आई कैंसिल हो गया। तो यहां से यल बराबर कितना आ गया? यल बराबर आप देखेंगे कितना आएगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल ए होता है। ये आपकी इंडक्टेंस होती है किसकी? लॉन्ग सोलोनाइड की। ठीक है? कोई समस्या यहां पे नहीं होनी चाहिए। लिख लीजिए इसको। यही आपका होता है सोलोनाइड की तीव्रता, सोलोनाइड की स्वप्रेरकत्व होता है। इसको आप लिख लेंगे एक बार। ओके, एक बार थोड़ा रिकैप कर देते हैं चीजों को। देखिए यहाँ पे हमने एक लंबी सी सोलोनाइड लिया है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, लंबाई l है और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ n अपॉन l है, कैपिटल N अपॉन l। और इसके भीतर जो करंट बह रही है परिनालिका में I है। तो मैं अगर पूछूं परिनालिका के भीतर, क्योंकि इस चीज को मैंने कराया है चैप्टर नंबर 4 में एनसीईआरटी के, उसमें आप देखोगे तो उसमें मैंने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है परिनालिका के भीतर किसके बराबर होता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन एल आई होता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाई बी वो बी ए के बराबर होता है। किसके बराबर? बी ए के बराबर। तो B के स्थान पे इतना रखेंगे और A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट कैपिटल N ए आई अपॉन एल हो गया। ये भी क्लियर है।
अब एक चीज हम जानते हैं, अगर मैं कहूं ये तो सिर्फ फ्लक्स है, लेकिन टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्न मतलब फेरों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, n5b बराबर n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ गया। n से n मल्टीप्लाई हुआ तो n स्क्वायर म्यू नॉट AI अपॉन L हो गया। ये बात भी क्लियर है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो इंडक्टेंस है L मतलब स्वप्रेरकत्व जो होती है बराबर n5e अपॉन I होता है। n5e का मान यहां से लेंगे तो यहां रखेंगे, कितना है n स्क्वायर म्यू नॉट AI अपॉन IL। I से I कैंसिल हुआ तो L बराबर कितना आ गया, म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L हो गया। और यही क्या है, किसी भी लंबी सोलोनाइड की तीव्रता, लंबी सोलोनाइड का प्रेरकत्व होता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलोनाइड। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हेडिंग लिखेंगे समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। हेडिंग डाल दीजिए समतल कुंडली का समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। इंग्लिश में कहेंगे इसको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन कॉइल। देखिए कोई वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या R है, I करंट बह रही है, तो मैं पूछूं उसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आप सब कहेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन I अपॉन 2R होती है। ये बात मैंने आपको पढ़ाया है सब सारी चीजें। तो चलिए यहीं से एक समझ बनाते हैं। लिखेंगे क्या, लिखिए माना कि स्मॉल r त्रिज्या की, लिखिए माना कि स्मॉल r, माना कि स्मॉल r त्रिज्या की, स्मॉल r त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली में कैपिटल N फेरे हैं, में कैपिटल N फेरे हैं। आगे लिखेंगे तथा कुंडली में I एम्पियर, तथा कुंडली में स्मॉल I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, की धारा प्रवाहित हो रही है। क्या लिखा हमने, कोई वृत्ताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या n है, त्रिज्या कितनी है R है, और I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आगे लिखेंगे कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न कुंडली के
केंद्र पर उत्पन्न कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर हो जाएगा? B इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था म्यू नॉट NI अपॉन 2R हो जाएगा। ठीक है। यदि मैं आपसे चुंबकीय फ्लक्स से पूछूं, क्या पूछूं आपसे? चुंबकीय फ्लक्स यदि हम पूछते हैं आपसे, चुंबकीय फ्लक्स जो किसके बराबर है? phi b किसके बराबर हो जाएगा? BA के बराबर। phi b किसके बराबर हो जाएगा? BA के बराबर। और हम एक चीज जानते हैं, क्योंकि हम किसी कुंडली का निकाल रहे हैं, अगर किसी कुंडली वृत्ताकार है, त्रिज्या r है, तो उसका क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? पाई r स्क्वायर के। तो a बराबर कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। अब यहीं पे मान उठा के रख देंगे, तो phi b बराबर कितना आ जाएगा? b का मान है म्यू नॉट NI अपॉन 2R इन ब्रैकेट में पाई r स्क्वायर। तो r से r भैया कैंसिल हो गया, तो phi b बराबर यहां से कितना आ गया? म्यू नॉट NI पाई r अपॉन 2 हो गया। क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अपॉन इतना हो गया। अब देखिए यहां से आप देखेंगे, हाँ यहां से देखेंगे आगे। अब भाई देखिए यहाँ पे L बराबर कितना होता है? L बराबर मैंने आपको पढ़ाया था कि N phi b अपॉन I होता है। कितना? N phi b अपॉन I होता है। तो यहां से भैया क्या हो जाएगा? I तो भाई आपका कैंसिल हो जाएगा। N phi b की वैल्यू कितनी है? क्योंकि ये टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स आपका इतना ही है, तो यहां से कितना हो जाएगा? यहां पे लिखेंगे, या हम इसको N phi ही चलिए निकाल लेते हैं टोटल कुल फेरों की संख्या से। नहीं यहाँ पे, लेकिन हमने तो निकाल लिया, टोटल फ्लक्स ही है। चलिए ठीक सही है यहाँ पे। तो L बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट NI पाई R अपॉन 2। तो I से I कैंसिल होगा, तो L बराबर कितना आ गया? म्यू नॉट कैपिटल N पाई R अपॉन 2 होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, अगर हम किसी भी सेल्फ इंडक्टेंस, इसको एक बार समझ लेते हैं, रिकैप कर दें। देखिए कोई भी वृत्ताकार कुंडली है, अगर उसमें केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो आपका इसके बराबर होता है। लेकिन phi b बराबर BA होता है, और A आपका कुंडली है, तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। तो phi b बराबर कितना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? तो मतलब phi b बराबर कितना आ गया? म्यू नॉट कैपिटल NI पाई r अपॉन बाई 2 हो गया। ठीक है। तो L बराबर कितना होता है? N phi b अपॉन I होता है। N phi b क्या है? N phi b की वैल्यू हम इसको रखेंगे, I से I कैंसिल हो गया, तो आपका L बराबर कितना आ गया? म्यू नॉट N पाई R अपॉन 2 होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हेडिंग डालेंगे कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल। एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल, इसमें हम लिखेंगे पहले देखिए यहां पे दरअसल बात है कि जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस L है वो एक तरीके का बैक ईएमएफ कहते हैं उसको। मतलब ये है कि अगर आप कुंडली में धारा प्रवाहित करा रहे हैं, कोई भी कॉइल है, अगर आप उसमें धारा प्रवाहित करा रहे हैं तो उसका विरोध करता है कौन? स्वप्रेरकत्व करेगा। तो कोई हमने मान लिया कोई डेल्टा DQ आवेश है, अब उसको आप प्रवाहित करना चाहते हैं तो उसको प्रवाहित करने में आपको विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा क्योंकि अपोज करता है। आप एक चीज मान के चलिए कि जो सेल्फ इंडक्शन होता है वो धारा प्रवाहित का क्या करेगा? विरोध करेगा। इस चीज को मैंने पहले बताया था आपको कल के लेक्चर में। तो विरोध करेगा तो आवेश को प्रवाहित करने में मतलब मान लीजिए कोई DQ आवेश है, आप उसको प्रवाहित करना चाहते हैं तो उसके एवज में आपको काम करना पड़ेगा। क्या होता है? लिखेंगे कि कुंडली में अति सूक्ष्म आवेश, लिखिए आप सब, कुंडली में अति सूक्ष्म आवेश को हमने मान लिया DQ प्रवाहित कराने में प्रवाहित कराने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया जो वर्क डन है वो किसके बराबर हो जाएगा? DW इज इक्वल, क्योंकि हम देखो हम यहां माइनस साइन लेंगे। माइनस साइन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आपका ईएमएफ है, बैक ईएमएफ, वो हमेशा धारा प्रवाहित मतलब धारा बह रही है उसका हमेशा अपोज करता है, इसलिए हमें नेगेटिव कार्य करना पड़ेगा, ऋणात्मक कार्य करना पड़ता है। तो यहां से कितना करेंगे? मान लीजिए हमने कोई छोटा आवेश है E को DQ मान लो आवेश, आप E क्या है? E आपका ईएमएफ है, ईएमएफ हमेशा अपोज करेगा आवेश का, तो उसके एवज में आप काम कर रहे हैं। तो DW इज इक्वल टू माइनस E क्या है? ईएमएफ है, ईएमएफ, और DQ क्या है? छोटा सा आवेश जिसको आपको प्रवाहित कराना है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे, अब चूंकि हम एक चीज जानते हैं कि E इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस L DI/dt होता है। ये बात आप जानते हैं, इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे, DW इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस, और यहां पे आ जाएगा माइनस L DI/dt, और यहां पे आ गया DQ। क्लियर है? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहां से प्लस हो गया, प्लस हो गया। तो बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DI, और एक चीज बताओ, DQ/dt हमने ऐसे भी लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है? मतलब DI को अलग कर दिया, DQ और DQ का एक कॉम्बिनेशन बना लिया। अब एक चीज बताइए, DQ/dt होता किसके बराबर है? आप कहेंगे धारा के बराबर, क्योंकि धारा ही क्या है? प्रवाह, मतलब आवेश प्रवाह की दर ही तो धारा है। तो यहाँ पे हम I लिख सकते हैं। तो यहाँ से DW बराबर कितना आ गया? L DI, इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? I। क्लियर है? तो आपको यदि W निकालना है तो W हम कैसे निकालेंगे? W अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसके एवज में हमें कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। हम इंटीग्रेशन दोनों साइड में लगा दे रहे हैं, 0 से
आई नॉट तक इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे एल क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमने बाहर लिया, 0 से आई नॉट तक हम इंटीग्रेट करेंगे। ये बात समझ में आएगी नहीं? अब देखिए यहाँ पे, अब dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, w आ जाएगा, टोटल वर्क डन हो गया, टोटल वर्क डन हो गया। और यहाँ पे यल कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आई कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि आई स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट कितनी है, आई नॉट है। ठीक है, अब अपर लिमिट रखेंगे व लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, w इज इक्वल टू एल इन ब्रैकेट में आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 आ जाएगा। तो यहां से टोटल w कितना हो जाएगा, एल आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? इतना ही आपको वर्क डन करना होता है। अब यहां पे एक चीज लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कि यह, आगे एक चीज लिखेंगे कि यह कार्य स्थितिज ऊर्जा, यह कार्य स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U के रूप में संचित हो जाती है, संचित हो जाती है तब। अब देखिए हुआ क्या कि जो कार्य है W एक किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, टोटल एनर्जी के फॉर्म, सॉरी स्थितिज ऊर्जा, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां से आ गया कि U बराबर किसके हो गया, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर होता है। तो कितने हो जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ एल आई आई नॉट का स्क्वायर होता है। क्लियर हो गई बात? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम सब सिखा रहे हैं कि कैसे रिकैप करेंगे चीजों को। अब देखिए यहां पे, ये देखिए आपका स्वा कुंडली के बारे में अगर हम बात करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस का, ये लास्ट ही टॉपिक था। एक चीज आप जानो, कभी भी एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई कुंडली है, अब उसमें आप धारा यदि प्रवाहित कर रहे हैं और धारा की दर बार बार आप परिवर्तित करेंगे तो उसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो दोनों जो होती हैं, प्रेरित वैद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा, ये दो के दोनों मुख्य धारा के बहने का विरोध करेंगे, इस बात को आप मान के चलिए। तो यहां से होगा क्या, अगर मान लो कोई dq आवेश है, कोई छोटा सा आवेश आपने लिया और परिपथ में आप इसको क्या कराना चाहते हैं, प्रवाहित कराना चाहते हैं, तो आपको EMF मतलब कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है उसके विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि L जो है, एक चीज जान लो, L जो होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है, और इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, बैक EMF। किसके नाम से? बैक EMF कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर कोई सर्किट में, किसी भी सर्किट में आपका प्रेरित वैद्युत वाहक बल या प्रेरित वैद्युत विभव, प्रेरित EMF यदि जनरेट हो रहा है तो हमेशा मुख्य धारा का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो कोई आप आवेश, कोई छोटा सा आवेश आपने लिया, अति सूक्ष्म आवेश dq लिया और प्रवाहित आप करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऋणात्मक कार्य करना पड़ेगा। तो वही ऋणात्मक कार्य हमने ले लिया, dw बराबर माइनस e dv। ई क्या है, EMF है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल है जो अपोज कर रहा है, हम जिसके विरुद्ध में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो E बराबर बच्चों हम जानते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। अब इस मान को उठा के यहां रखेंगे तो dw बराबर कितना आ गया, माइनस पहले से था, E के स्थान पर हमने लिखा माइनस एल डी आई बाई डी टी,
तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया है, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी क्यू आई बाई डी टी। तो डी क्यू बटा डी टी के स्थान पे आई लिख दिया। अब हमें डी डब्ल्यू पता है और हम डब्ल्यू पता करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जीरो से आई नॉट किया, ये डी डब्ल्यू डब्ल्यू बन गया, एल आई डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो आई स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट आई नॉट है, लोअर लिमिट 0 है। अपर लिमिट रखा तो आई नॉट का स्क्वायर बटा 2 और माइनस 0 आ गया, तो डब्ल्यू बराबर यहां से आ गया एल आई नॉट स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब क्या होता है, यही जो वर्क डन है ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो यहां से मेरी पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना आ गया, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे एक नए चीज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।